गाइस, सब लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन करेंगे। हाँ ईशा, क्या कह रहे हो बेटा? सर रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर में जिसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना था, वैसे जो क्वेश्चंस थे वो वाले एक बार फिर से बता दोगे, मतलब कैसे सॉल्व करते हैं? वो मतलब फिर से बता दूं, समझा नहीं। वो तो बेसिक सब जैसे में क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करवा दो। अभी आज नहीं, आज नया चैप्टर शुरू कराऊंगा। ठीक है, नहीं तो क्योंकि वो फिर फ्लो टूट जाएगा, तो आज तो नहीं। लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट तो सेम ही था ना सब में, कि हमें बेसिकली करेक्ट इफेक्ट, रॉन्ग इफेक्ट और रेक्टिफिकेशन एंट्री बनानी है। वो तरीका याद है, वो तरीका भूल गए? कहाँ नहीं, गड़बड़ हो गई? वो तरीका याद है, मतलब उसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना तो क्या करना है? हाँ तो अरे भाई, पहला स्टेप तो यही है ना, बेसिक स्टेप। कि आप सस्पेंस अकाउंट बनाना इज अ सब्सिक्वेंट स्टेप ना, उसको तो भूल जाओ अभी फिलहाल। वो तो हर क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो पहला स्टेप तो यही था हमारा, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री लिखो क्या है, फिर उसमें हमने गलती करके क्या इफेक्ट आया हमारा, रॉन्ग इफेक्ट क्या है वो लिखो, दोनों को कंपेयर करो कि करेक्ट इफेक्ट में से जो डेबिट होना चाहिए था क्या वो डेबिट हुआ है। अगर हुआ है और उतने अमाउंट से तो क्रॉस हो गया, और अगर नहीं हुआ है तो फिर वो आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री में एज इट इज आ जाएगा। तो करेक्ट एंट्री साइड पे अगर कुछ बच जाता था, स्टेप्स लिखवाए थे ना, 4-5 स्टेप्स लिखे हुए थे प्लस। हाँ सर, लिखे हुए, समझ गई सर, थैंक यू। हाँ, अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं ना अलग से तेरे से बात कर लूंगा। क्योंकि अभी अभी नहीं कराऊंगा वो वाला, क्योंकि अभी अगर मैं डिस्कस करूंगा ना बेटा, तो वो पूरा फ्लो टूट जाएगा। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे फ्रेश माइंड से, ठीक है? ठीक है सर। गाइस प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे सब लोग, मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी से करेंगे। और मेरा थोड़ा आज भी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, अभी गला खराब है काफी ज्यादा। तो थोड़ा कम बुलवाओ यार। जितना कम बुलवाओगे उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए। हाँ जी, जल्दी से। वेरी गुड। तो गाइज आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। सॉरी। अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो दो चैप्टर है। दो चैप्टर है, एक ये वाला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से। निकाले लेते हैं, इंडेक्स खोलो जरा जल्दी से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, चैप्टर नंबर 19। ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है? सिंगल ओनर, जहाँ पे जो बिजनेस कर रहा है वो एक ही ओनर बिजनेस रन कर रहा है, उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। और हम शुरू से वही करते आ रहे हैं, जो भी बुक्स बनाते आ रहे हैं वो सारे सोल प्रोप्राइटरशिप की ही सीख रहे हैं। और भी चीजें आ सकती है जैसे पार्टनरशिप, कंपनी, पर वो सारी 12th में आएगी, अभी 11th में। तो 11th में हम पूरा का पूरा अकाउंट्स बनाना किसका सीख रहे हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप का, यानी जहाँ पे सिर्फ एक ही ओनर। ठीक है, जो बिजनेस चला रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप चैप्टर 19 अभी सीख रहे हैं। उसके बाद अगला चैप्टर देखो क्या है, एडजस्टमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसको मैं आसान भाषा में ऐसे बुलाता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। तो पहले वाला जो आज हम करने वाले हैं वो विदाउट एडजस्टमेंट्स है, उसमें एडजस्टमेंट्स नहीं है। और अगला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, वो 20th चैप्टर हो गया, उसके अंदर एडजस्टमेंट्स आ जाते हैं। पर दोनों के दोनों चैप्टर्स 19 और 20 क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो आज का चैप्टर अगर आपने ढंग से आज जो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट करा रहा हूँ, बिना एडजस्टमेंट का, विच इज सपोज टू बी सिंपलर। जब एडजस्टमेंट आ जाएगी तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो बिना एडजस्टमेंट के अभी सिंपल होता है। आपको ये ध्यान से समझना बेटा। क्यों? अगर आज वाला ढंग से नहीं समझा तो ऑटोमेटिक अगला चैप्टर कैसे समझ आएगा? उसमें तो एक लेवल अप ही होगा ना विद एडजस्टमेंट से। समझ आए मेरी बात? तो इसलिए प्लीज आज का चैप्टर बहुत ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, मुश्किल ज्यादा नहीं है, लेकिन इजी है, लेकिन उसको ढंग से समझना है। और कुछ चीजें जहां मैं बताऊंगा क्या मतलब है, कैसे है, उस पर फोकस करना है क्या होता है। ठीक है, क्लियर है गाइस सबको? ठीक है। शगुन, आपको मैंने वीडियोस भेजे थे, आपने वीडियोस देखे थे, कुछ समझ आया या ऊपर से क्या सब ऑल क्लियर हो गया? सर समझ आया सारा अच्छे अच्छा, से। कितना कितना देखा तूने? सारे वीडियोस देख डाले या अभी एक आधा क्लास के देखेगा? सर दोबारा बोल शगुन। 4 वीडियोस देखी हैं सर अभी। यानी 2 क्लास के देख लिए तो ऑल, आई थिंक तूने देख तो पूरा ही लिया होगा। उस 3rd क्लास में तो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए होंगे, तो कॉन्सेप्ट तो सारा ही देख लिया होगा। यस सर। हाँ चलो, गुड गुड। तो और जो डाउट्स निकल के आएंगे पूछियो, बाकी लोग तो पूछेंगे ही। तेरे भी जो डाउट्स होंगे और देखने के बाद पूछ लियो मेरे से, ठीक है? हाँ जी। तो गाइस ये 19, एक बार जरा इंडेक्स खोलो सब लोग, जरा एक बार इंडेक्स में समझा भी देता हूँ बचा क्या है आपको।
तो 19th और 20th चैप्टर तो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। 19th पे विदाउट एडजस्टमेंट्स है और 20th में एडजस्टमेंट्स है। 20th वुड बी द बिग चैप्टर। 19th में छोटा पार्ट है, वो जल्दी हो जाएगा, मैक्सिमम आई गेस 2 क्लासेस में हो जाएगा, यानी आज की क्लास और एक अगली क्लास में हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चंस डिस्कस करने, आंसर्स डिस्कस करने में हो सकता है 1 क्लास और एक्स्ट्रा लगे, बट मैक्सिमम 2 क्लासेस में आराम से हो जाएगा, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड इसमें नहीं है। जो 20th चैप्टर है यानी कि विद एडजस्टमेंट वाला, उसमें टाइम लगेगा और वो आराम से करूंगा मैं। और उसके अंदर वो टाइम लगेगा इन द सेंस कि उसके अंदर एडजस्टमेंट समझनी है, उसका मतलब क्या है और उसका इफेक्ट कैसे लेना है, तो उसमें मैं आराम से टाइम लेके कराऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको मौका मिलेगा जहां आपको ज्यादा होमवर्क नहीं होगा, लेकिन जहां पे आपको समझना ज्यादा होगा। ठीक है, तो अभी जब मैं 20th चैप्टर कराऊंगा तो इसका होमवर्क ज्यादा होगा, तो भाई प्लीज कर लेना, इसमें कंजूसी नहीं करना, फिर बाद में मौका मिलेगा जब आपको, सॉरी 19 चैप्टर का जो आज करा रहा हूँ उसका होमवर्क ज्यादा मिलेगा। है आसान, लेकिन होमवर्क ऑब्वियसली जब एक बार में मिलेगा तो ज्यादा मिलेगा। सिमिलरली जब 20th करेंगे तो शुरू में ज्यादा होमवर्क नहीं होगा, बाद में मिलेगा जब पूरा चैप्टर। ठीक है, 21st चैप्टर एक बार समझ ही लेते हैं इंडेक्स में क्या क्या बचा है। 21st चैप्टर जो है वो है सिंगल एंट्री सिस्टम। इसका आधा पार्ट, आधा भी नहीं बोलना चाहिए मुझे, 1/4 पार्ट आपके कोर्स में आ रहा है, जो कि बहुत आसान पार्ट है। जो बाकी 3/4 वाला पार्ट है वो आपके कोर्स में नहीं है। हाँ, चेक कर लेंगे अपने अपने स्कूल में, बट 99% वो नहीं आ रहा है। सीबीएसई की तरफ से जब शुरू में इंस्ट्रक्शन आया था तो उसमें से वो पार्ट हटा दिया गया। ठीक है, तो आपके लिए एक खुशखबरी है ये, तो ज्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है। उसके बाद बचता है 22 और 23। 22 इज अ थ्योरी चैप्टर, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग में कंप्यूटर्स को किस तरह से यूज करते हैं, कंप्यूटर्स के बारे में बेसिक चीजें हैं। हाँ, मैं करूंगा आपके साथ, लेकिन आप इसको पढ़ के देखना, बहुत इजी है, बहुत मजेदार चैप्टर है। कुछ ही नहीं है, जो आपने, अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस लिया होगा ना पास्ट में, कभी ना कभी तो लिया ही होगा किसी ना किसी क्लास में, तो उसमें जो बेसिक चीजें सिखाते हैं वही सारी चीजें, तो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये भी बहुत आसान है। और जो 23 है, दिस इज प्रैक्टिकल। तो ये चैप्टर यहाँ पे डाल जरूर दिया है, लेकिन आई डोंट थिंक इसमें होगा। लास्ट में देखो 22 के बाद आई थिंक 23 होगा ही। देखो 23 है क्या, 23 पे क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली खत्म है। तो कह रहा है सॉफ्टवेयर पे जाके सीखो, यहाँ नहीं सीखो। तो ये तो एक्चुअली प्रैक्टिकल चैप्टर है कि आपको टैली के सॉफ्टवेयर पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस सिखाते हैं कि टैली में अकाउंट्स कैसे खोलते हैं, अगर मुझे लेजर कोई देखना है वो कैसे देखूंगा, ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे, ये सब प्रैक्टिकली वहां पे सिखाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये चैप्टर आपको यहाँ से नहीं करना है। तो इफेक्टिवली अगर हम ज्यादा देखें तो ज्यादा कुछ नहीं बचा है, बेसिक इसी पे फोकस करने हैं। जो 2 चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले, ये इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने मैसेज भी डाला अभी आज कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करें। ठीक है, तो जो जो बच्चे आपके फ्रेंड्स अभी ज्वाइन नहीं करे अगर, तो उनको बोल दो भैया कर लें, क्योंकि बाद में फिर अपने आप करने में दिक्कत आती है। ठीक है, चलो, तो मैं चाहूंगा आज एक जना पार्टिसिपेट करे मेरे साथ। कौन करना चाहेगा, रेज योर हैंड। हाँ जी, कौन पार्टिसिपेट करेगा आज मेरे साथ। शगुन को तो नहीं लूंगा मैं, क्योंकि शगुन तो देख चुकी है वीडियोस। तो एनीवन एल्स, हाँ जी, कौन करना चाहेगा जल्दी। चलो परीक्षा को करते हैं, परीक्षा ने हैंड रेज किया था पहले। हाँ परीक्षा, आपका नेट सही चल रहा है परीक्षा, क्योंकि आई थिंक तो मेरे को लैग होती हुई दिख रही है, कुछ हैंग हो रहा है तेरा जब मूवमेंट हो रहा है तो। हाँ मुझे भी लग रहा है शायद मेरा लाइट। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो तेरा बार बार लैग हो रहा है। तो एक काम कर, तो अपना चाहे वीडियो ऑफ कर ले, हैंड रेस रख, वीडियो ऑफ कर ले, और फिर जवाब देती रहियो, फिर थोड़ी देर बाद खोल के देख लियो कि ठीक चल रहा है फिर। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज हम कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका नाम मैं यहाँ दे रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स पे कुछ नहीं होगा हमारे पास, वो अगला चैप्टर है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते कैसे हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, पहले जरा इसको समझते हैं। तो परीक्षा, अकाउंटिंग प्रोसेस में मैंने बताया था कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, याद है? तो सबसे पहले क्या बताया था अकाउंटिंग प्रोसेस में, क्या सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या बनाते हैं? आइडेंटिफिकेशन। हाँ, अच्छा बनाते हैं आइडेंटिफिकेशन। जर्नल। हाँ जर्नल, कोई बात नहीं, आइडेंटिफिकेशन होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फिर उसके बाद हम उनको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ये, रिकॉर्ड मेजर करते हैं। है ना। तो आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट की 2 स्टेप्स होते थे, जो कि मैं लिखता नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली ये ऑटोमेटिक हो जाते हैं, इसमें हमें ज्यादा, ये थ्योरेटिकली जरूर स्टेप्स हो जाते हैं, प्रैक्टिकली तो ऐसे ही पता चल जाता है। प्रैक्टिकली आपका पहला स्टेप कहाँ से शुरू होता है, जर्नल से। तो मैं जर्नल लिख देता हूँ। तो सबसे पहले जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद अगला स्टेप क्या होता है बेटा, लेजर। जर्नल के बाद लेजर बनेगा,
लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद बैलेंस शीट, अब ये ठीक नहीं बोला तूने, बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनेगा? बैलेंस शीट बनेगी। मैं कुछ और वर्ड बोलता हूँ हमेशा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो लेट्स नॉट से बैलेंस शीट बिकॉज इट, क्या बोला मैंने? इट सेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और आप तो एक ही स्टेटमेंट का नाम ले रहे हो, बैलेंस शीट। तो दो चीजें आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, समझते जरा क्या क्या है। पहले यहां तक सबको क्लियर है भाई? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और इसके बाद क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपकी दो चीजें आएंगी, ठीक है? दो चीजें क्या क्या, या यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिखा रहने देता हूँ और उसको अलग से लिख देता हूँ। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है? और यहाँ लिख लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है। हाँ जी, क्या आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बताओ जरा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर से इनकम्प्लीट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस से पहले आता है ट्रेडिंग। तो हम यहाँ बोलते हैं, अगर आइडियली देखा जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है, लेकिन हम इसको एक साथ लिख रहे हैं क्योंकि एक साथ ही बनाए जाते हैं। तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? समझ आई मेरी बात? तो टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो ये दो अलग अलग अकाउंट है, पर क्योंकि एक के कंट्रीब्यूशन में ही दूसरा बन रहा होता है, इसलिए एक साथ ही हम यूज कर रहे हैं। मैं आपको समझाऊंगा जैसे जैसे हम ये करेंगे तो और अच्छे से समझ आए, ठीक है? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो मैं लिखने को तीन चीजें अलग अलग भी लिख सकता था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा बनता है, इसीलिए मैंने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस इकट्ठा लिख दिया। क्लियर हुआ? अब परीक्षा ध्यान से सुनना, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे दो मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस करने के। हम बिजनेस क्यों करते हैं, या बिजनेस क्यों करते नहीं, इनफैक्ट मैंने ये बोला था कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। अकाउंटिंग के मेन दो ऑब्जेक्टिव बताए थे, याद आ रहा है? अकाउंटिंग क्यों करते हैं उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव बताए थे। मैंने कहा यस था सर, ये दो याद रखना, बाकी है तो 5-6, लेकिन ये दो मेन है जिसके बेसिस पे हमारी पूरी बुक्स बन रही है, जिससे आप सब कुछ रिलेट कर पाओगे। क्या थे वो दो ऑब्जेक्टिव? ascertain profit or loss and financial position, वेरी गुड। financial performance and financial टू एसर्टेन प्रॉफिट या लॉस, कि बिजनेस पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है? और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। जो ऊपर वाला है इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्लियर हो रहा है गाइस? यही दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। गाइस मेरी आवाज आ रही है? आई एम नॉट श्योर, मेरा भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो अगर लैग कर रहा हो, दिक्कत हो रही है तो आ बता रही है देना। सर। हाँ, सो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव होते थे। तो भैया हमने कहा था कि हमने जब शुरुआत करी थी अकाउंट्स बनाने की, अकाउंटिंग की, तो हमने ये दो ऑब्जेक्टिव रखे थे। तो भैया जब अकाउंटिंग खत्म होगी तो ये ऑब्जेक्टिव पूरे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आज हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, विच इज द लास्ट स्टेप इन दी अकाउंटिंग प्रोसेस। ऐसे तो इसके बाद और भी होता है, इंटरप्रिटेशन वगैरह, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, बट कैलकुलेशन वाला पार्ट आज खत्म हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। तो यहीं पे हमारा खत्म हो जाएगा, जहां से हम जो हमने ऑब्जेक्टिव शुरू में रखे थे वो दोनों ऑब्जेक्टिव हमारे अचीव हो जाएंगे। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं, इससे पता चलता है प्रॉफिट या लॉस, कि पूरे साल में आपने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया। समझ आ रही है मेरी बात? जब ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो वहां से आपका प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा, कि जो बिजनेस है उसका पूरे साल में क्या प्रॉफिट या लॉस हो। और बैलेंस शीट से आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पे यानी हमारे क्या एसेट और क्या लायबिलिटीज है, हमें कितने पैसे मिलने हैं, कितने पैसे हमें पे करने। याद करो, यही बताया था ना फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, यही होता है, कितने पैसे मिलने, कितने पैसे पे करने। क्लियर हो गया? समझ आया? तो देखो, जहां हमने शुरू करा था ऑब्जेक्टिव हमने जो रखे थे कि हाँ भाई हमें ये दो चीजें अचीव करनी है, अब वो हम अचीव करने जा रहे हैं। अब वो समय आ गया है कि अब हमने जो ऑब्जेक्टिव रखा था वो पूरा हो जाए। क्लियर है गाइस? समझ में आया सबको? यहाँ तक कोई डाउट किसी को, किसी के माइंड में कोई डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हो बेटा। चलो आगे। ओके,
अब सबसे पहली चीज, एक चीज आपको आनी चाहिए, अगर आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है बेटा, ठीक है, ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस में से आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसेट है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा लायबिलिटी है, कौन सा रेवेन्यू है, या कौन सा क्या बोलते हैं, और क्या बच गया, क्या क्या बोला मैंने, कैपिटल। Capital. हाँ कैपिटल बच गया था ना। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे ट्रायल बैलेंस में से, कैसे पता चलेगा? Account names. जैसे अगर मान ले राम लिखा है, अब तुझे क्या पता चलेगा कि राम क्या है? Debit and credit. तेरी वॉइस क्रैक हो रही है परीक्षा, दोबारा बोल राम बेटा। के debit and credit balance. हाँ तो राम का डेबिट बैलेंस है या राम क्रेडिट बैलेंस है? के तो debit सिर्फ, and credit balance. हाँ तो सिर्फ नाम से नहीं पता चलेगा, इसका मतलब हमें आगे बैलेंस भी देखना है कि उसका बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। समझ आ रही है बात? अगर मान ले राम का डेबिट बैलेंस है तो बता क्या होगा? हाँ परीक्षा, अगर राम का डेबिट बैलेंस है तो उसे क्या मानेंगे, वो क्या है? Debtor. डेटर है, यानी वो क्या हो गया, एसेट हो गया। क्लियर हुआ? अगर आपका डेबिट बैलेंस है तो डेटर है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, याद करो आपको सिखाया था, मैं यहाँ दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ। क्या रूल था हमारा जर्नल एंट्री का? AELRC, यही था, AELRC। ध्यान करो, जब आपको ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया था तब आपको ये चीज सिखाई थी, एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट, बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। ये तो जर्नल एंट्री का रूल था, और जब ट्रायल बैलेंस सिखाया था तब आपको बताया था कि सिर्फ इस पे फोकस करो। एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल का हाँ जी गाइस, सॉरी गाइस, मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने अभी अपना हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लिया है। गाइस प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे सब लोग। एंड परीक्षा कहाँ चली गई? हाँ परीक्षा मिल गई, हाँ जी। तो स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन शेयर नहीं है ना, स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। हाँ जी, तो आपको मैं ये बता रहा था कि ट्रायल बैलेंस के टाइम पे आपको ये सिखाया था कि एसेट, एक्सपेंस, इनका डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लियर है? तो मैं उल्टा बोल सकता हूँ, इसको रिवर्स कर देते हैं। अगर डेबिट बैलेंस है तो वो क्या होगा स्निग्धा? अगर डेबिट बैलेंस है तो वो क्या हो सकता है? 5 कैटेगरी में से क्या हो सकता है? एसेट या एक्सपेंस। या तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा। क्लियर हो गया? तो आपको अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस है किसी चीज का तो या तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा, और तीसरी चीज हो ही नहीं सकती। इसी तरह से अगर क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी होगा, रेवेन्यू होगा या कैपिटल होगा। उल्टी बात कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? ठीक, तो अब यहीं से मैं लेके चल रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ आपकी। अगर ट्रायल बैलेंस जो आपको गिवन होगा, अच्छा जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है ना बेटा, जो यानी कि अभी आपको ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, तो आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस से आपको ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होगी, ठीक है? तो यही था ना प्रोसेस, जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, अब ट्रायल बैलेंस से बनेगा ना फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी फ्लो में चल रहे हैं। तो अब ट्रायल बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन में आपको, और ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होगी। तो ट्रायल बैलेंस में दो तरीके के बैलेंसेस होंगे, या तो डेबिट बैलेंस होगा भाई, या क्रेडिट बैलेंस होगा। क्लियर है सबको? दो ही होते हैं ना, या तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। तो या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। हाँ जी, डेबिट बैलेंस अभी अभी बताया स्निग्धा ने, किस किस का हो सकता है? या तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा। आर यू विद मी? क्लियर है? ये चीजें आपको ऑटोमेटिक याद होनी चाहिए। ये जो AELRC लिख रहा हूँ यहीं से निकल के आ रही है, तो अलग अलग से बार बार अलग अलग तरीके से मत रटो, इसी से मैं डिराइव करा रहा हूँ ना आपको, इसीलिए ताकि याद हो जाए। अलग अलग तरीके से याद नहीं करना, यहीं से इजीली याद हो जाएगा, ठीक है? हाँ, क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब तीन में से कोई एक चीज हो सकती है। क्या हो सकता है? लायबिलिटी,
जस्ट सेकंड, अभी लिखना नहीं है बेटा किसी को, लायबिलिटी, कैपिटल या रेवेन्यू। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ जी गाइस, कोई डाउट किसी को? पहले यहां तक बताओ मुझे, सब लोग थम्स अप करके बताएंगे यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? चल सकता हूँ आगे? ओके, अब जरा ध्यान से समझो, मैं इसको ना एसेट और एक्सपेंस जो लिखा है थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इसका रीजन है, कभी बता रहा हूँ। ये तो अभी हो गया, चलो अब हो गया तो फिर ऐसे लिख देते हैं। हाँ जी, एसेट और एक्सपेंस, एंड देन एक्सपेंस में फर्दर दो तरह के एक्सपेंस हो सकते हैं। इसके लिए थोड़ी जगह और लेनी पड़ेगी मुझे, तो थोड़ी सी जगह बोरो कर लेते हैं भाई। हाँ जी, एसेट के अंदर दो तरह के एक्सपेंस हो सकते हैं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अभी तक आपने ये नहीं समझा था, आज पहली बार मैं बता रहा हूँ कि एक्सपेंस यानी खर्चे दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर हो गया? यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब एक और चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, कैपिटल को यहाँ से हटा रहा हूँ। कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, तो मैं यहाँ लायबिलिटी के साथ में लिख देता हूँ इंक्लूडिंग कैपिटल, क्योंकि ट्रीटमेंट सेम होना है। ठीक है, कैपिटल का ट्रीटमेंट सेम होना है जो लायबिलिटी का होना है, तो मैंने उसी के साथ लिख दिया। ठीक है, और रेवेन्यू को ऊपर लिख देता हूँ, तो यहाँ आ गया रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू भी दो तरीके के होंगे, जैसे एक्सपेंस दो तरीके के हैं, रेवेन्यू दो तरीके के कौन से होंगे? डायरेक्ट रेवेन्यू एंड इनडायरेक्ट रेवेन्यू। क्लियर है गाइस? तो जो आपका AELRC था उसी को मैंने इस तरीके से डिवाइड करके लिख दिया है। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको जो भी बैलेंसेस दे रखे हैं, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे अगर डेबिट बैलेंस है तो आइडेंटिफाई करना है क्या ये एसेट है या ये एक्सपेंस है, और अगर एक्सपेंस है तो कौन सा एक्सपेंस है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अगले स्टेप में सीखेंगे। बट करना क्या है अपने को, अगर ये डेबिट बैलेंस है तो आइडेंटिफाई करना है कि ये एसेट है या एक्सपेंस, और एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सिमिलरली अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो क्रेडिट बैलेंस में से आइडेंटिफाई करना है क्या ये लायबिलिटी है या रेवेन्यू है, और अगर रेवेन्यू है तो डायरेक्ट रेवेन्यू है या इनडायरेक्ट रेवेन्यू। क्लियर हो गया गाइस? समझ आया सबको? ठीक है, इससे फर्क क्या पड़ेगा सर, इस तरह से क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं? लो भैया फर्क समझिए, एसेट और लायबिलिटी। ठीक है, एसेट और लायबिलिटी आपकी जाती है बैलेंस शीट में। कहा जाती है? इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। हाँ जी, कहा जाएगा एसेट और लायबिलिटी? ये जाती है आपकी बैलेंस शीट में। ठीक है, तो एसेट और लायबिलिटी जाएंगी बैलेंस शीट में, तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाना चाहिए बाकी चीजें कहाँ जाएंगी परीक्षा? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी गुड, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन हमने खासकर बाइफरकेट किया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, तो ये भी समझ लेते हैं कि कौन सी ट्रेडिंग में जाएगी और कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। तो जो डायरेक्ट वाली है, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। इसी तरह से जो डायरेक्ट रेवेन्यू है ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट है वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया गाइस? इसी तरह इनडायरेक्ट रेवेन्यू कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको सबसे पहला स्टेप तो ये क्लियर रखना है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आइटम आती है, और इसी तरह बैलेंस शीट में क्या आइटम आती है। तो बैलेंस शीट में सिंपल सा है, एसेट और लायबिलिटी आती है, और ये तो याद करना ज्यादा आसान है। आपने याद करो, जब आपने बैलेंस शीट तो बना चुके हो आप, कहाँ सीखी थी, कहाँ पे बनाया था, याद है? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में जब उसको थप्पड़ मारा था, जब वो लेटी हुई थी उसको थप्पड़ मारा, वो उठ के बैठ गया, क्रॉस होके भागते हुए आए थे, याद आया? तो वहां बैलेंस शीट बनाई थी, तो वहां क्या ये दो ही तो आइटम आई थी, एसेट और लायबिलिटी। वहां रेवेन्यू एक्सपेंस ये सब तो कुछ आया ही नहीं था, तो ऑटोमेटिकली वहां तो जाएगा नहीं भाई। ठीक है, तो बैलेंस शीट में क्या आता है? एसेट और
लायबिलिटी। क्लियर हो गया? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस में क्या आता है? एक्सपेंस और रेवेन्यू। और ट्रेडिंग में क्या आएगा? डायरेक्ट। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा? इनडायरेक्ट। क्लियर हुआ गाइस? मुझे एक बार थम्स अप करके बताएंगे यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। पूछू नहीं पूछू, प्लीज खुल करके पूछो। अगर कोई भी डाउट आ रहा है दिमाग में तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। पक्का? कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो तो फिर आगे चलते हैं। अब सीखते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और उसी के बाद सीखेंगे डायरेक्ट रेवेन्यू क्या है और इनडायरेक्ट रेवेन्यू क्या है। ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखो भाई, आसान भाषा में एक आसान तरीके से आपको अगर मैं समझाना चाहूँ तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है बेटा? एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड अप टू फैक्ट्री लेवल। एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड अप टू फैक्ट्री लेवल। तो सबसे पहले तो एक इमेजिन करो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, यानी जैसे एग्जांपल मान लो मेरा बिजनेस किस चीज का है? पीछे क्या दिख रहा है आपको? सोफे, सोफा, चेयर, यानी फर्नीचर। फर्नीचर का बिजनेस है। तो फर्नीचर का बिजनेस क्या है? फर्नीचर बनाता हूँ फिर बेचता हूँ। ठीक है? समझ आ रही है बात? यानी मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। तो मैन्युफैक्चरिंग इमेजिन करो। क्लियर? तो मैन्युफैक्चरिंग होगी तो मेरी एक फैक्ट्री वैक्ट्री भी होगी। तो फैक्ट्री तक के जितने खर्चे, फैक्ट्री तक के जितने खर्चे हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री के बाद के जितने खर्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो लो जी, इनडायरेक्ट लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे आपके लिए। एग्जाम्पल्स अभी समझेंगे, अभी मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं। ठीक है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है? मैंने बोला फैक्ट्री तक के खर्चे क्या है? डायरेक्ट। तो यहां क्या लिखूंगा? एक्सपेंसेस विच आर incurred beyond फैक्ट्री लेवल। समझ आया? यानी फैक्ट्री के बाद के खर्चे। क्लियर? बियॉन्ड फैक्ट्री लेवल, फैक्ट्री के बाहर के खर्चे। फैक्ट्री से बाहर के जो भी खर्चे होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है गाइस? समझ में आया? देखो, फैक्ट्री तक के खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के बाहर के खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो शुरू करते हैं खर्चों से। सबसे पहले भाई मैंने माल खरीदा। ठीक है भैया? मैं अपना काम शुरू करूंगा तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? रॉ मटेरियल खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा? तो मैंने कपड़ा, लकड़ी, लोहा, जो भी लगना है, कुर्सी, टेबल, ये सब बनाने में, तो मैंने सबसे पहले वो खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, यानी परचेज किया। तो परचेज ऑफ गुड्स, तीन चार तरीके से चीजें खरीद सकता हूं मैं। लो, सबसे पहले परचेज कर रहा हूँ। परचेज करके कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा माल। परचेज करके कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा। तो अभी तो फैक्ट्री तक का खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है? तो पहला क्या खर्चा आ गया यहाँ पे? परचेजेस। क्लियर? अब परचेजेस किस चीज की हो सकती है? ऑफ गुड्स लिख रहा हूँ। गुड्स के अंदर आपके सारी चीजें आ गई। मैं रॉ मटेरियल भी खरीद सकता हूँ, यानी कच्चा माल। ठीक है? और मैं बना बनाया भी खरीद सकता हूँ, यानी फिनिश प्रोडक्ट। तो मैं बनी बनाई चेयर भी तो खरीद सकता हूँ ना बेचने के लिए। अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो बनी बनाई खरीदूंगा। समझ आई मेरी बात? क्लियर? तो परचेजेज आ गई सबसे पहले, ये क्लियर हुआ? चल सकते हैं आगे। अब माल मेरे पास आ गया है, अब क्या करूंगा भैया? फैक्ट्री लेवल तक के और क्या खर्चे होंगे? सबसे पहले माल आ रहा है, माल को लाने का भी तो खर्चा होगा। भाई मैंने माल लेट से किसी को बोल दिया, बुक कर दिया, मैंने कहा मुझे ये पर्टिकुलर लकड़ी चाहिए, मुझे इतना लोहा चाहिए। वो कहता है ठीक है भाई साहब। मैंने कहा कितने पैसे? वो कहता 2 लाख रुपए। मैंने कहा ये ले 2 लाख रुपए मेरे घर भेज दे। कहता भाई साहब माल के 2 लाख रुपए हैं, भाड़ा अलग से लगेगा। भेजने का पैसा अलग से लगेगा कि नहीं लगेगा? वो फ्री में थोड़ी ना भेज देगा। तुम्हारा कितना लग जाएगा? कहता 20,000 रुपये।
मैं कहा ठीक है, तू 20,000 रुपए ले और भेज दे। कहाँ भेजेगा? मेरी फैक्ट्री में। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ? तो यानी मैंने 1,00,000 रुपया दिया, वो तो परचेजेस में आ गया, और जो 20,000 दिया वो कहाँ जाएगा? हो जाएगा फ्रेट में। उसको क्या बोलते हैं? फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के मैं 3 नाम बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनेंगे। 3 नाम बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्या नाम है? कैरेज, फ्रेट और कार्टेज। ठीक है, ये तीनों बहुत ही मिलते जुलते हैं, ये नहीं कहूंगा बिल्कुल सेम है, लेकिन ये तीनों का मतलब ही सेम है। क्या? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। जैसे कैरेज क्या हो जाता है आपका, सॉरी कार्टेज क्या हो जाता है, जैसे आप वो जानते हैं ना, पुराने जमाने में चलती थी बुलक कार्ट, बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी के थ्रू माल बेचते थे तो उसको कार्टेज कहा जाता था। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? अगर आप टेम्पो वगैरह से भेज रहे हो तो वो फ्रेट कहलाती है। तो इसी तरह सबके नाम अलग अलग है, लेकिन है क्या? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, माल भेजने का खर्च। समझ आई मेरी बात? क्लियर है? तो किसी भी नाम से आ सकता है, कैरेज, कार्टेज या फ्रेट। क्लियर? अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, सर कैरेज, कार्टेज या फ्रेट यानी ट्रांसपोर्टेशन, यानी तो ब्रैकेट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ताकि याद रहे आपको। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी परचेज पे है या सेल पे, ये कैसे पता चलेगा? ध्यान से सोचो, दोनों पे हो सकती है कि नहीं हो सकती? अच्छा, नॉर्मली कैसे होता है, जरा सोचते हैं। हाँ जी, परीक्षा, नॉर्मली अगर आप कुछ खरीदने जाते हो, ठीक है, आप मान लो फॉर एग्जांपल अमेज़न का एग्जांपल ले लो। आजकल तो अमेज़न से खरीद रहे होते हैं ना, हम तो जाते ही नहीं मार्केट खरीदने। तो मान लेते हैं अमेज़न से कुछ खरीद रहे हो, तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो कौन पे कर रहा होता है? डिलीवरी चार्जेस बोलते हैं आजकल अमेज़न पे जो वर्ड यूज किया जाता है। तो डिलीवरी चार्जेस कौन यूज करता है? कौन पे कर रहा होता है? यानी कौन पे कर रहा है? परचेजर। आपने कहा हम, यानी जो परचेज। परचेज है ना, तो जो परचेज कर रहा है। तो नॉर्मली कौन पे करता है? जो परचेज। हाँ, अब कई केसेस में ये मत कहना सर वो तो कहीं में ऑफ हो जाते हैं, इतने लिमिट से ऊपर होगा तो ऑफ, है ना। फिर अगर पे करना है तो कौन करता है? नॉर्मली कौन पे कर रहा होता है भाई? परचेजर। नॉर्मली कौन पे कर रहा होता है? परचेजर। जब भी आप, वो तो आपको फायदा दे रहे हैं, अगर आपने ज्यादा का परचेज किया तो चलो भैया आपको माफ कर दिया, अदरवाइज नॉर्मली कौन पे करता है? परचेजर। ठीक है, लेकिन अदर वे अराउंड भी हो सकता है, सेलर भी पे कर सकता है। जैसे अगर मान लो आपको 1,000 से ऊपर की आपने परचेज करी, 2,000 से 5,000 से ऊपर पे किया, माल खरीदा, तो ऐसे केस में आपका डिलीवरी चार्जेस ऑफ हो जाते हैं। तो ये थोड़ी ना कि डिलीवरी चार्जेस लगे नहीं, तो ऐसे केस में किसने बियर करे? सेलर। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो एक तरह से कोई भी बियर कर सकता है, पहली चीज तो ये समझ आ लीजिए। परचेजर भी बियर कर सकता है, सेलर भी कर सकता है, पर आमतौर पे कौन करता है? परचेजर। आप कभी भी कोई माल खरीदने जाते हो तो आपको माल की कॉस्ट अलग बताई, प्राइस अलग बताया जाता है, और अगर आप कहते हो कि घर भिजवाना है तो आपको बोला जाता है भाई इसका भाड़ा लगेगा अलग से इतने रुपए। हाँ, अब वो अलग बात है कि कई बार आपका जान पहचान वाला निकल जाता है, या आपका पुराना क्या बोलते हैं शॉपकीपर होता है, तो आपसे क्या, अब तुम मुझसे भी चार्जेस लोगे, भाड़ा लोगे, है, अब तुम मेरे घर नहीं भेजोगे, तो अलग बात है यार। तो फिर वो कहता अच्छा चलो मैं बियर कर दूंगा, ले यार छोड़ना क्या, 5,000 रुपए की चीज है, 100-200 रुपए के चक्कर में बिकेगी नहीं, पता चला नाराज हो गई मैडम और छोड़ के चली गई तो मेरा नुकसान हो जाएगा, है। तो कई बार वो खुद बियर कर लेता है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये याद रखो बात जो बता रहा हूँ, नॉर्मली नॉर्मली कौन बियर करता है परीक्षा? परचेजर। परचेज। समझ में आया? ठीक है, लेकिन सेलर भी बियर कर सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई कि ये जो फ्रेट है या ये जो कार्टेज है, ये कैरेज है, ये परचेज के ऊपर है या सेल के ऊपर है? हमें कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा होगा, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में लिखा होगा कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड या कार्टेज इनवर्ड, यानी वर्ड क्या यूज होगा? इनवर्ड, यानी अगर माल इन हो रहा है यानी फिर परचेज के ऊपर है। अगर इनवर्ड लिखा है तो परचेज के ऊपर है, और अगर सेल पे होगा तो क्या लिखा होगा? आउटवर्ड, यानी कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड और कार्टेज आउटवर्ड। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रहा है? तो मैं यहाँ लिख के भी दिखा देता हूँ लोन। तो यानी यहाँ क्या आ सकता है लिखा हुआ? कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड या कार्टेज इनवर्ड। ठीक है, तो ये तो सब परचेज से रिलेटेड है। परचेज से रिलेटेड अभी तो फैक्ट्री तक की कॉस्ट है, तो भाई अभी तो यही आएगी, है ना। लेकिन अगर सेल से रिलेटेड हो यानी फैक्ट्री के बाद की कॉस्ट हो गई,
भाई माल बेचना तो उसके आगे का स्टेप हो गया ना, फैक्ट्री में बन गया उसके बाद आगे आप माल बेचोगे ना, उसके बाद के खर्चे तो सारे कहाँ आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि अगर लिखा होगा फ्रेट आउटवर्ड या कैरेज आउटवर्ड या कार्टेज आउटवर्ड, तो कहाँ आ जाएगा ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गाइस ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ? देखो फिर से बता रहा हूँ, समझो इस बात को, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो भाई इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने आपको, जो भाड़ा है यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो परचेज पे भी हो सकती है और सेल पे भी हो सकती है। तो पहला स्टेप हमें कैसे पता चलेगा परचेज पे या सेल पे, तो पहले तो ये वर्ड ढूंढ लो, इनवर्ड आउटवर्ड लिखा है कि नहीं। अगर इनवर्ड या आउटवर्ड लिखा है फिर तो आपके बल्ले बल्ले बात ही करो। इनवर्ड है तो परचेज के ऊपर इन करते हो, परचेज इन होते हो, है ना। कैरेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, यानी माल हमारे पास आ रहा है उस पे पे किया यानी परचेज के ऊपर। तो इनवर्ड वाला कहाँ आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। कोई सा भी इनवर्ड वाला हुआ तो डायरेक्ट एक्सपेंस, और अगर आउटवर्ड वाला यानी सेल से रिलेटेड है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहां तक बात समझ आई, क्लियर हुआ? लेकिन अगर सवाल में इनवर्ड या आउटवर्ड नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है कार्टेज, कैरेज या फ्रेट, सिर्फ यही वर्ड लिखा है, इनवर्ड या आउटवर्ड नहीं लिखा, तो क्या करेंगे? तो मैंने ऐसे में रूल क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, नॉर्मली किस पे लगता है ये परीक्षा, नॉर्मली कौन पे कर रहा होता है बेटा, परचेज। परचेजर। तो हम क्या मान के चलेंगे, ये परचेज के ऊपर होगा। तो अगर सवाल में फ्रेट, कैरेज और कार्टेज सिर्फ ये लिखा है, देखो मैंने ऊपर इसीलिए दो अलग अलग लिखे हैं, कैरेज फ्रेट कार्टेज भी यही लिखा है, और कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड और कार्टेज इनवर्ड भी यही लिखा है। तो पहली चीज, अगर इनवर्ड लिखा है तो डायरेक्ट, और अगर आउटवर्ड लिखा है तो इनडायरेक्ट। पहली चीज तो ये हो गई। अब अगर कैरेज, कार्टेज और फ्रेट के साथ कुछ नहीं लिखा तो कहाँ आएगा, डायरेक्ट में आएगा। हम ये मान के चलेंगे कि ये परचेज के ऊपर है। क्लियर है गाइस? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आया? हाँ जी, क्लियर है सबको? निशाद आपका क्या डाउट है बेटा? कुछ नहीं, क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है बेटा, तो हेड्स डाउन कर लो अपना। हाँ हाँ निशाद। सर वो अभी शगुन ने बोल दिया था मेरा डाउट। अच्छा, मुझे लगा तेरा क्लियर हो गया, बताओ। नो सर, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है उसमें लिखा है अप टू फैक्ट्री लेवल, और जो इनडायरेक्ट है उसमें लिखा है बियॉन्ड, तो इसका मतलब समझ में नहीं आया। इसका अप टू मतलब और है बियॉन्ड। फैक्ट्री, हाँ फैक्ट्री तक के जितने खर्चे हैं वो डायरेक्ट हैं, और फैक्ट्री के बाद के जितने खर्चे हैं वो सारे इनडायरेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, अभी जैसे सर जैसे मतलब एग्जांपल, अभी पहले इतना समझ, पहले डायरेक्ट पे फोकस करते हैं, फैक्ट्री तक के खर्चे। परचेज किया, माल फैक्ट्री में गया, अभी तो फैक्ट्री में ही है ना, तो फैक्ट्री Yes, तक का खर्चा हुआ कि नहीं हुआ?